हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं देने जा रहा हूँ आपको श्योर शॉर्ट सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर करंट डिवाइडर लॉ। इस लेक्चर को अगर आप सीख गए तो आप सर्किट के अंदर तबाही मचा दोगे। इतना खतरनाक लेक्चर है कि आप करंट को डिवाइड करना, चक्रव्यूह में घुसना, बाहर निकलना, कैपेसिटर में करंट डिवाइड, कैपेसिटर में चार्ज डिवाइड करना, आपके बायात का काम हो जाएगा। बट ये चीज जो आप लास्ट में जाकर के सीखोगे, इसके लिए लास्ट तक जाना और जंप करके शुरू से लास्ट में मत चले जाना, वरना समझ नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसके अंदर आपको सिखाया हुआ है किस तरीके से सर्किट में करंट डिवाइड करना है, और ये नीट एग्जाम के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। छोटे छोटे सर्किट आप उड़ा के रख दोगे, ठीक है ना। तो अब आप अच्छे से इस लेक्चर को देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट डिवाइडर लॉ का लेक्चर। अब सबसे पहले करंट कब डिवाइड होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। किस तरीके से डिवाइड होता है ये भी पता होना चाहिए। तो इससे भी पहले मैं एक सवाल उठाऊंगा। सवाल क्या, बेसिक सिखाऊंगा। जैसे मान लो रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। अब सीरीज में रेजिस्टेंस कब होते हैं, इसकी पहचान आपको बड़ी अच्छी तरह होनी चाहिए। जैसे मैंने ये 3 रेजिस्टेंसेस या 4 रेजिस्टेंस लगाए, तो ये सीरीज में तब तक रहेंगे जब तक इनमें आने वाला करंट कहीं डिवाइड नहीं होगा। ये ध्यान रखना, मतलब बीच में कोई जंक्शन नहीं होगा। अगर मैं ऐसे करके जंक्शन लगा दूं, अब यहां तक तो करंट सेम आ रहा है, पर इस जंक्शन पे जाकर के एक करंट डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस सीरीज में तब तक होते हैं जब तक उनमें आने वाला करंट डिवाइड ना हो, यानी उनमें करंट सेम चले। करंट हमेशा डिवाइड जंक्शन पर होता है। अब कैसे होता है, इसी चीज को हम देखने जा रहे हैं, करंट डिवाइडर लॉ, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं सीडीएल। तो करंट डिवाइडर लॉ यही कहता है कि करंट जो होता है वो जंक्शन पे डिवाइड होता है और पैरेलल में डिवाइड होता है। अब कैसे डिवाइड होता है उसका प्रोसेस ये है। तो सीडीएल ये कहता है करंट इज डिवाइडेड इन पैरेलल। अब कैसे, तो उसका आप यहां पर एक्सप्लेनेशन देखो। अब जैसे ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं नीचे, ये तीनों के तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो हर किसी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम होगा, बस अलग अलग तीनों का करंट होगा। तो इसके करंट का नाम मैंने I1 कर दिया, या I सही होगा। इसके करंट का नाम मैंने I2 कर दिया और इसके करंट का नाम I3 कर दिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि यार ये I1, I2 और I3 हम कैसे कैलकुलेट करें, इसे कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करते हैं। वो कैसे यूज होता है वो सुनो। तो तीनों किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल गई V बाई आर। अब क्योंकि V सब में सेम है तो हम ये कह सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो करंट डिवाइडर लॉ का स्टेटमेंट यही है कि करंट पैरेलल में डिवाइड होता है। और दूसरी, ये तो फर्स्ट स्टेप डाल दी मैंने, और दूसरी स्टेप ये है कि करंट पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के हिसाब से डिवाइड होता है। मतलब जब भी हम डिवाइड करेंगे तो जो ज्यादा रेजिस्टेंस वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट जाएगा और जो कम वाला होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा। इसलिए जब भी करंट पैरेलल में डिवाइड होता है तो डिवाइड होने वाले करंट का जो रेशियो होता है I1 इज टू I2 इज टू I3, ये रेशियो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस के रेशियो में आता है। मतलब 1/R1 इज टू 1/R2 इज टू 1/R3। तो हमारे पास कुल मिलाकर के रेजिस्टेंसेस का रेशियो आ गया, और या फिर ऐसे बोलो करंट जो डिवाइड हो रहा है उसका रेशियो आ गया, दैट इज 1/R1 1/R2 1/R3। अब इसमें से अगर हमें I1 निकालना हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी प्रोपोर्शन को निकालने का तरीका ये होता है, उसका प्रोपोर्शन यानी 1/R1 डिवाइडेड बाय टोटल यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और साथ में जिस चीज को आप डिवाइड कर रहे हो यानी करंट, उसका वैल्यू। तो ये होता है करंट डिवाइडर लॉ, जिससे हमने I1 का वैल्यू निकाला। अब इसी तरह अगर हम I2 का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और साथ में मेरे पास आ जाएगा इनटू में वो करंट जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम I3 लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वापस से रिवाइज करते हैं। तो करंट डिवाइडर लॉ ये कहता है कि करंट पैरेलल में डिवाइड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के हिसाब से डिवाइड होता है। तो इसमें जाने वाला करंट हो गया 1/R1 डिवाइडेड बाय सबका 1/R इनटू जो करंट आप डिवाइड करना चाह रहे हो। इसके लिए जरूरी है आपको I पता होना चाहिए। अगर I पता नहीं है तो हमें सर्किट में पहले I का वैल्यू निकालना पड़ता है। अब जैसे मैंने कई सारे प्रॉब्लम रखे हुए हैं, बट उससे पहले इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम 2 रेजिस्टेंसेस के अंदर करंट डिवाइड करने जा रहे हैं, और मोस्टली फिजिक्स के अंदर ज़्यादातर जगह पर आपको 2 रेजिस्टेंसेस में ही डिवाइड करना पड़ता है। तो इधर जाने वाला करंट I1 ले लिया और इधर जाने वाला करंट I2 ले लिया। इनका मैंने रेशियो लिखा, तो I1 रेशियो I2
ये वही आ गया 1/R1 रेशियो 1/R2। बट क्योंकि दो रेजिस्टेंसेज हैं इसलिए हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और कैलकुलेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मैं I1 का वैल्यू लिखूँ तो ये हो जाएगा 1/R1 सॉरी डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 इंटू आई, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ एलसीएम लेकर के तो मेरे पास आ जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। तो देखा कितना आसान हो गया। बट ये सिर्फ तब तक है जब तक दो रेजिस्टेंस है। तो दो रेजिस्टेंस में करंट जो होता है डिवाइड तो इनवर्सली होता है, बट अगर हम R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही रेशियो हमें मिल जाएगा R2:R1। मतलब जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं तो पहले वाले का करंट लिखते वक्त ऊपर दूसरा वाला रेजिस्टेंस आएगा और दूसरे वाले का करंट लिखते वक्त ऊपर पहला वाला रेजिस्टेंस आएगा। तो अभी हमने I1 लिखा, इसी तरह हम डायरेक्टली I2 लिख सकते हैं। तो जब हम I2 की वैल्यू लिख रहे होंगे तो R1 के हिसाब से चलेगा, यानी रिजल्ट आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 टाइम्स I। तो पैरेलल के अंदर जब दो रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट डिवाइडर लॉ लगाना बेहद आसान हो जाता है। पहले वाले को लिखते वक्त दूसरा रेजिस्टेंस आता है, दूसरे को लिखते वक्त पहला ऊपर आता है, तो हम इससे जल्दी कैलकुलेशन कर जाते हैं। बट दो से ज्यादा है तो 1 बाय करके ही हमें लगाना पड़ता है। अब देखते रहो, जैसे मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ प्रॉब्लम रखे हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब 1 एम्पेयर का करंट आ रहा है, हमें दोनों में करंट डिवाइड करके ले जाना है। इधर का करंट का नाम I1 और इधर के करंट का नाम I2। तो I1 अगर मैं निकालूं तो मैं क्यों 1/R करूं, मेरे को पता है दो रेजिस्टेंस से तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। तो I1 यानी 6 ओम का करंट निकालते वक्त ऊपर 3 आएगा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 यानी 6 प्लस 3 इनटू में करंट 1 एम्पियर। तो फाइनली रिजल्ट आ गया 3/9 यानी फाइनली आंसर आ गया 1/3 एम्पियर। तो आपने I1 का वैल्यू निकाल लिया जो कि आ गया 1/3 एम्पियर। अब I1 यार 1/3 एम्पियर आ गया तो I2 के लिए क्यों फॉर्मूला चलाओ, सीधे माइनस करके लिख लो। तो I2 का वैल्यू आप सीधे माइनस करके लिख सकते हो 1 माइनस 1/3 एम्पियर, यानी आंसर आ गया 2/3 एम्पियर। तो फाइनली हमने I1 और I2 दो रेजिस्टेंसेज में बड़े आराम से निकाल लिए और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। अब इसी तरीके से कुछ और छोटे छोटे प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ पर आप 4 रेजिस्टेंस देख रहे हो और हमें इन सब में करंट निकालना है। सारे करंट का नाम मैंने डाल दिया I1, I2, I3 और I4। अब सब करंट अगर निकालने हैं तो अब लगाओ। अब तो ये डायरेक्ट लग नहीं सकता, अब तो 1 बाय करके लगाना पड़ेगा। तो इसका करंट हो गया। अच्छा, इसमें हम एक फायदा उठा सकते हैं क्योंकि सब में ही करंट निकालना है तो सबके नीचे जो 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4 आएगा वो एक जैसा ही आएगा। तो एक जगह डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया तो हम बार बार उसका यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 1/12 डिवाइडेड बाय 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/2। अब कुछ भी कैंसिल मत करना क्योंकि ये डिनोमिनेटर हमें आगे यूज में लेना है। इनटू करंट आ गया 1 एम्पियर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर तो 1/12 रहने दो, नीचे का एलसीएम बन गया 12, इधर आ गया 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 तो और इनटू में 1 एम्पियर। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको और तो 1/12 एम्पियर इनटू 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय ये 12 हो गया, 6 2 8 9 10 11 और 1 12, दैट मीन्स ये पूरा डिनोमिनेटर कट करके 1 हो गया। अब हमें फायदा मिल जाएगा, अब डिनोमिनेटर हर जगह हम 1 यूज करेंगे। तो फाइनली करंट की वैल्यू आ गई 1/12 एम्पियर। अब इसी तरह अगर मैं I2 कैलकुलेट करूं, देखो कितना आसान हो गया। I2 कैलकुलेट करने के लिए ऊपर आ गया 1/4, नीचे डिनोमिनेटर 1 इंटू 1 एम्पियर, आंसर आ गया 1/4 एम्पियर। इसी तरह अगर मैं I3 कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 1/6 एम्पियर, हो गई स्पीड तेज। और I4 कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आ गया 1/2 एम्पियर। तो जब बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में एक तसल्ली से सिंप्लीफाई कर लो, बाकी आगे डिनोमिनेटर आप वही यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ है वो ये है। अब इन प्रॉब्लम में दिक्कत ये है कि जो करंट है वो हमें दे नहीं रखा, हमें मतलब खुद करंट निकालना है और फिर सर्किट सिंप्लीफाई करना है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है करंट इन 4 ओम रेजिस्टर। तो सबसे पहले हमें सर्किट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो अच्छा, अब जरा एक बार अप्रोच सुनो। करंट यहां से आगे बढ़ेगा, यहां तक तो कोई डिवाइड नहीं होगा क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है। करंट इस जगह जाकर के दो पार्ट में डिवाइड होगा। जब भी आप करंट को डिवाइड कर रहे हो तो आगे ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंस होने चाहिए वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ का जो करंट है वो 3 ओम और इन दोनों का कंबाइन यानी 6 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होगा। तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐसे डॉटेड पाथ में ले लो और इसके आगे 6 ओम लिख दो। अब आप कंफ्यूजन में नहीं आओगे। जब भी यहाँ से करंट आएगा तो अब आपको क्लियर रहेगा 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें डिवाइड करना, हम आराम से डिवाइड कर लेंगे।
तो अब रहा सर्किट सिंप्लीफाई करने का सवाल, तो उड़ाते हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और 6 और 3 का कॉम्बिनेशन पैरेलल में बता ही चुका हूँ 2 ओम हो गया। 2 और 2 सीरीज में हो गया 4 ओम। 4 ओम हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 4 ओम। वोल्टेज हमारे पास था 36 वोल्ट। तो करंट हम निकाल लेंगे V बाई आर से, और 36 डिवाइडेड बाय 4 यानी 9 एम्पियर का मेरे पास करंट आ जाएगा। 9 एम्पियर का करंट आने के बाद अब मैं इस करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करूंगा। तो ये 9 एम्पियर हम इधर से लेकर के चले, यहाँ तक नॉन स्टॉप 9 एम्पियर आया क्योंकि बीच में कोई जंक्शन नहीं है। अब ये 9 एम्पियर का करंट यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड होगा और वो दो पार्ट होंगे 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। चाहिए तो अलग से भी कर सकते हो, ठीक है ना, बट मैं बोलूँगा कि एक ही जगह पर करना क्योंकि हमारे पास एग्जाम में जगह नहीं होती। तो ये 9 एम्पियर का करंट अब इनको मैंने कंबाइन कर रखा है, 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड होगा। कहीं का भी आप करंट लिख लो, क्योंकि दो है इसलिए हमें लिखने में बड़ी आसानी होगी। तो 6 का करंट लिखते वक्त ऊपर 3 आएगा, नीचे दोनों का सम इनटू में 9 एम्पियर। 9 से 9 कैंसिल हो गया, इधर का करंट आ गया 3 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर गया तो इधर बचा हुआ करंट 6 एम्पियर चला गया। तो अब हम जानते हैं हमारे मेन सर्किट में इधर साइड का करंट 6 एम्पियर है और इधर साइड एंटर किया 3 एम्पियर। अब दोनों में करंट सेम जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज के अंदर है और बीच में कोई जंक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको सिंपल सा करंट डिवाइडर लॉ इतना तो लगाना आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करंट को डिवाइड करना होता है। कुछ और सवाल लेते हैं। अब जैसे ही ये प्रॉब्लम देख रहे हो, हेडिंग देखो, चक्रव्यूह में घुसना, ठीक है ना। अब यहाँ मैं धीरे धीरे आपको चक्रव्यूह में एंटर करना सिखाऊंगा। अभी तो छोटा सा चक्रव्यूह है, पहली बार आप सीख रहे हो। फिर अगला सवाल देखो, वो और बड़ा चक्रव्यूह है इस तरीके का। इसके अलावा आप खुद बना सकते हो, बहुत सारे बड़े बड़े सवाल कर सकते हो। चलो फिलहाल अब पहले सिंप्लीफाई करना सीखते हैं। इसमें हमें कैलकुलेट करना है करंट इन ईच रजिस्टर। अब पहले हमें सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये सर्किट का सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा वो देखना आप। पहले हम सीरीज पैरेलल देखेंगे, ठीक है ना। तो अब जरा चेक करो, कई बच्चों के मन में वहम होता है ये सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में जंक्शन है। फिर कई लोगों के मन में वहम होता है ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि यहाँ और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पैरेलल में तब होता है जब इधर और इधर का वोल्टेज सेम होता है और ऐसा तभी होता है जब वायर लगी होती है, ठीक है ना। तो ना तो ये पैरेलल में है, ना ये सीरीज में है, ना ये सीरीज में है, ठीक है ना। और ना ये तीनों सीरीज में है क्योंकि ये बीच में जंक्शन आ चुका है। तो कौन सीरीज में पहले वो पहचान लो। तो सिर्फ और सिर्फ ये तीन रेजिस्टेंसेस हमारे सीरीज के अंदर है। तो मैंने इनको इस तरीके से सीरीज के अंदर किया। अब हमारा पहला एम यही रहेगा कि हम सर्किट रिड्यूस करेंगे। अच्छा तो ठीक है, हमें सीरीज मिल गया। तो 2 2 4 2 6 ये तीनों सीरीज के अंदर आ गए। 6 और 3 पैरेलल में हो गया 2 ओम। फिर 2 2 2 हमारा सीरीज के अंदर आ गया 6। तो मैं एक बार आपको सर्किट बना के दिखा दे रहा हूँ, बट उसकी हमें आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें ये तीनों हमारे सीरीज में आ गए और इधर साइड पर मेरे पास आ गया 6 ओम और 6 के सामने अब मेरे पास अवेलेबल है 3 ओम और यहाँ पर मेरे पास है 2 ओम और यहाँ पर भी है 2 ओम। अब तो वायर है तो इसका मतलब ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। अब जैसे ही आप पैरेलल सिंप्लीफाई करोगे 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन दे देगा 2 ओम। इधर भी हमारे पास 2 ओम और इधर भी हमारे पास 2 ओम। बैटरी थी हमारे पास 50 समथिंग अराउंड 18 वोल्ट की। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है और इन तीनों को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तीनों के तीनों हमारे सीरीज में आ जाएंगे। तो मेरे पास आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया 6 ओम। वोल्टेज का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 18 वोल्ट। तो मैंने करंट का वैल्यू ले लिया, वो आ गया V बाई आर से 3 एम्पियर। तो मेरा कहना ये है आपको ये सब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में इतनी जगह नहीं होती। अगर हमें सवाल को करना है तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब वो डायरेक्ट करने का तरीका ये होगा, देखो हमें करंट ही तो निकालना है, वो तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये सीरीज हो गया 6 ओम, 6 और 3 पैरेलल में हो गए 2 ओम, 2 2 2 सीरीज में हो गए 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फटाक से आ गया 6 ओम। यहाँ से आपने करंट निकाला और ये करंट V बाई आर के हिसाब से 3 एम्पियर आ गया। अब बड़े सावधानी से चलना, देखो हमें हर जंक्शन पर करंट डिवाइड करना है। करंट हमने यहाँ से निकाला है और मैंने अभी भी बताया करंट डिवाइड करते वक्त रेजिस्टेंस ब्रांच में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 2 2 4 2 6 ओम है, आप इस 6 ओम को इसके सामने लिख लो, यहाँ नहीं लिखो, यहाँ लिख लो।
अब यहाँ लिखने का बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी हम इधर से करंट भेजेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से चाहिए, इंडिकेट कर लो। तो हमें यहाँ से करंट भेजते वक्त अब ये क्लियर रहेगा कि हमें 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट भेजना है और हमारा सवाल एक ही सर्किट के अंदर कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, बट इट रिक्वायर प्रैक्टिस। तो 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में भेजना, हम इजीली उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए जहां जहां जंक्शन पर रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके दिए हुए हैं वहां वहां कंबाइन करके लिख लो। तो 3 एम्पियर का करंट यहां से हम आगे लेकर के चलते हैं। अब हमें दिखा जंक्शन और इस जंक्शन पर 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम इनको नहीं देखेंगे, इसकी जगह हम 6 को देखेंगे। तो हम 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ मेरे पास अच्छी खासी जगह है, मैं इधर डिवाइड कर ले रहा हूँ, इधर मैं माइनस करके लिख दूंगा। तो यहाँ का करंट I1 लिखते वक्त 3 ओम का करंट लिखते वक्त ऊपर 6 आएगा, नीचे दोनों का सम आ गया इंटू 3, सिंप्लीफाई किया 2 एम्पियर आ गया। तो 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर निकल गया, तो बाकी बचा हुआ 1 एम्पियर का करंट इधर चला गया। अब 1 एम्पियर आगे तब तक एज इट इज जाएगा जब तक ये जंक्शन नहीं मिलता। तो 1 एम्पियर का करंट इन तीनों के अंदर डिवाइड होकर के वापस आ गया। अब इस जंक्शन पर दोनों वापस से कंबाइन किए तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर मिल गया और वापस से 3 एम्पियर का करंट अपने घर में चला गया। तो आप देखो हमने तकरीबन हर एक रेजिस्टेंस का करंट निकाल करके दे दिया, वो भी एक ही सर्किट डायग्राम के अंदर। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक बड़ा सवाल रखा हुआ है, उस बड़े सवाल के अंदर आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अब जैसे ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को और ज़्यादा एक्सपैंड करके ले चलता हूँ, इससे आपका क्लियरिटी और बढ़ जाएगा। तो देखो अब ये मेरे पास डायग्राम है, पहले जंक्शन पहचानो, यहां से आने वाले करंट को ये पहला जंक्शन मिला J1, फिर इधर से डिवाइड करके अगर हमने निकाला फिर हमें J2 मिला। तो मतलब हमारे और फिर आगे कोई जंक्शन कहीं है नहीं, तो हमारे सर्किट में 2 जंक्शंस हैं जिन पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा सवाल कहलाता है, इसलिए इसका नाम है चक्रव्यूह में घुसना। अगर मैं एक बॉक्स और बना दूं तो 3 जंक्शन मिल जाएंगे, फिर हमें और ज्यादा डिवाइड करना पड़ेगा। अब तरीका सुनो, पहला काम, हम हर जंक्शन के आगे रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके लिखते हैं। तो शुरुआत कहां से होगी, ये तीनों हमारे सीरीज के अंदर है, तो आप ऐसे कंबाइन करो और यहाँ 6 ओम लिख दो, यहीं लिखना क्योंकि करंट यहाँ से। तो अब हमने इसे कंबाइन करके लिख दिया, तो ये 6 और 3 अब ये दोनों पैरेलल में आ गए, ऐसे इंडिकेट कर दो। अब आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ से हम 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड करेंगे। 6 और 3 पैरेलल में हो गया 2 ओम, फिर 2 2 2 6 हो गया। अब हम अगले जंक्शन के आगे इन सबको कंबाइन करके 6 ओम लिखेंगे और फिर से ये 6 और 3 इसके पैरेलल में आ जाएगा। अब हमें ये क्लियर रहेगा यहाँ से जाने वाला करंट 6 और 3 के कॉम्बिनेशन में डिवाइड करना है। 6 और 3 का फिर कॉम्बिनेशन 2 हो गया, 2 2 2 फिर से 6 हो गया, और ये 6 ओम अब हमारे लिए आर इक्विवेलेंट का काम करेगा क्योंकि अब और कोई फर्दर जंक्शन नहीं बचे। अब हम करंट निकालेंगे और डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो इतना मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब आप आराम से देखना, तो यहां से शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस है 6 का, वोल्टेज है 54 का, तो इधर साइड में कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, I इज इक्वल्स टू V बाई आर किया तो 54 डिवाइडेड बाई 6, आंसर आ गया 9 एम्पियर। चलो अब 9 एम्पियर का करंट लेकर के चलते हैं और डिवाइड करते जाते हैं। तो ये चला 9 एम्पियर, यहाँ कोई जंक्शन नहीं है, 9 एम्पियर। अब ये फर्स्ट जंक्शन मिला जिसमें 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो हम इधर डिवाइड करके लिख लेते हैं, यहाँ जगह खाली है मेरे पास, बोलो। तो इधर साइड पर 3 ओम का लिखते वक्त ऊपर 6 आएगा, तो 6 ऊपर की तरफ आ गया, नीचे दोनों का सम आ गया, इनटू में जिस करंट को डिवाइड करना है। तो फाइनली इधर आंसर आ गया 6 एम्पियर। तो इधर का 6 एम्पियर आ गया, तो 9 में से 6 इधर चला गया, बाकी रिमेनिंग करंट 3 एम्पियर का इधर गया। अब ये 3 एम्पियर नॉन स्टॉप आगे लेते हुए चलो। अब इसको फिर हमें इस जंक्शन में 6 और 3 में डिवाइड करना है, जगह इधर मेरे पास खाली है तो मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ। ऊपर आ गया मेरे पास 6, नीचे आ गया दोनों का सम, इनटू में 3 एम्पियर, आंसर आ गया 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का करंट इधर आ गया, तो 3 में से 2 इधर निकल गया, तो बाकी बचा हुआ करंट 1 एम्पियर इधर गया। अब ये 1 एम्पियर नॉन स्टॉप फ्लो करता रहेगा क्योंकि आगे कोई जंक्शन नहीं है। अब ये करंट डिवाइड होने की जगह कंबाइन होना शुरू हो जाएंगे, तो 2 एम्पियर और 1 एम्पियर मिल करके इधर आ गया 3 एम्पियर, 3 एम्पियर और 6 एम्पियर मिल करके इधर आ गया 9 एम्पियर, और हम चक्रव्यूह में से आराम से बाहर निकल आए। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करके हम लोग चक्रव्यूह के अंदर घुसते हैं। एक सवाल मैं और उठा रहा हूँ, उससे आपको और अच्छा सा समझ आ जाएगा, देखना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, क्योंकि हम लोग इधर कोटा में भी 2-3 एग्जाम्पल तो कम से कम इसके लेते हुए चलते हैं। अब आप क्या करना, इनको एज इट इज ड्रॉ करना और फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर देना।
और देखो आपको आया या नहीं आया। नहीं आया तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो और इसको अच्छे से सीखो। अब जैसे मेरे पास ये पूरा का पूरा नेटवर्क है और इधर है 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम। इधर साइड पर मेरे पास है 9 ओम, ये है मेरे पास 6 ओम, 6 ओम, और इधर है 9 ओम, इधर 6 ओम, इधर 6 ओम। और इधर साइड का मैं कर ले रहा हूं अपना वोल्टेज 54। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें हर जंक्शन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो स्टार्टिंग लेते हैं। तो ये तीनों हमारे हो गए सीरीज में, तो मैंने इसको कंबाइन किया, इधर आ गया 18 ओम। अब 18 और 9 पैरेलल में हो गए। अगर आप भूल गए 18 और 9 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है तो अलग से निकाल लो, 18 इंटू 9, पर गलत मत करो भाई। 18 प्लस 9 27, तो 9 3 या 27, आंसर आ गया 6। यानी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें 6 ओम का रेजिस्टेंस देगा। तो अब तो समझ आ गया, अब तो सीक्वेंस पकड़ लो, 6 6 12 6 18। तो फिर इधर कंबाइन करके लिखो जंक्शन के सामने, भूल गए तो गड़बड़ होगी। तो 18, फिर 18 और 9 पैरेलल में हो गए, 6 हो गया, 6 6 6 18 आ गया। तो फाइनली ये 18 ओम हमारे लिए आर इक्विवेलेंट का काम कर रहा है। अब हम यहां से करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो करंट हो गया V बाई आर, और 54/18 आप करोगे तो करंट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर का करंट यहां से चला, इधर तक चला। अब ये 3 एम्पियर का करंट यहां से दो पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले हम इधर का करंट लिखेंगे, ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया दोनों का सम, इनटू में 3 एम्पियर, तो बचा हमारे पास 2 एम्पियर। तो 3 एम्पियर में से 2 एम्पियर इधर निकल गया, 1 एम्पियर इधर चला गया। अब 1 एम्पियर फिर इस जगह डिवाइड होगा। हम इधर का करंट लिख रहे हैं, ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 27, इनटू में 1 एम्पियर। तो अब इसको आप डिवाइड मार लो, तो ये आ जाएगा 2/3। तो 1 एम्पियर में से 2/3 एम्पियर इधर निकल गया, बाकी बचा हुआ 1/3 एम्पियर हमारा इधर चला गया। और ये एज इट इज 1/3 एम्पियर इसमें दौड़ता हुआ चलता हुआ यहां तक आया, फिर इधर कंबाइन हो गया 1 एम्पियर, और फिर इधर ये कंबाइन होकर के हमें 3 एम्पियर मिल गया। तो ये था पूरा का पूरा करंट डिवाइडर लॉ का सर्किट। नहीं अभी खत्म नहीं, एक और सवाल। अब ये प्रॉब्लम, अब मैं पूरा एग्जैक्टली वही तो नहीं बना रहा, बट आपको ये प्रॉब्लम इस जैसा प्रॉब्लम एलन के रेस के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही बकवास टाइप का प्रॉब्लम है, हम लोग एलन के रेस से भी अब ऊपर उठ चुके हैं। अब आप आराम से एक सवाल कर सकते हो, इवन IIT JEE मेंस लेवल तक का भी सवाल आप करंट डिवाइडर लॉ से कर सकते हो। देखो अब फिर से मैंने 3 बॉक्स ले लिए, और इन 3 बॉक्स के अंदर ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, इधर 12 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम, इधर 18 ओम, इधर 9 ओम, इधर 9 ओम। तो अब मैंने सिमेट्री नहीं ली, मैंने पैटर्न थोड़ा अलग सा लिया। अब देखना क्या होता है। यहाँ का जो वोल्टेज है वो मैंने ले लिया वही अपना 54 वोल्ट। देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम जंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4 4 8 4 12, 12 और 12 पैरेलल में। अब आप देख रहे हो एक जैसे पैरेलल में आ गए, काम और ज़्यादा आसान हो गया। अब यहाँ हमें डिवाइडर लॉ की भी ज़रूरत नहीं है, हम आधा आधा करंट डिवाइड कर देंगे। तो 12 और 12 हमारा पैरेलल में आ गया 6 ओम, 6 6 6, फिर से हो गया 18, तो 18 ओम इधर, और 18 और 18 पैरेलल में बन गया 9 9 9 9, फिर से आ गया पैरेलल सीरीज के अंदर, ये बन गया 27। तो 27 ओम हमारे लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। अब आप करंट को लेकर के चलो और डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप यहां से करंट को लेकर के चलोगे, पहले करंट होगा कितना, 54/27 यानी 2 एम्पियर। तो अब ये 2 एम्पियर के करंट को डिवाइड करने में कुछ आपको माथा नहीं मारना, आराम से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ 18 का कॉम्बिनेशन है, तो करंट आधा आधा डिवाइड हो गया 1 एम्पियर। आप देख रहे हो ना, हमें डिवाइडर लॉ भी नहीं लगाना पड़ा। तो 1 एम्पियर यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर फिर 12 12 में फिर आधा आधा डिवाइड हो गया, तो हाफ एम्पियर इधर आ गया और हाफ एम्पियर इधर आ गया। और अब आप इसको दौड़ा दो हाफ एम्पियर को पूरा, और यहाँ भी हाफ एम्पियर,
अब ये कंबाइन होना शुरू हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 एम्पियर, इधर आ जाएगा हमारे पास 2 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से अब तो आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको करंट डिवाइडर लॉ के करा दिए, ठीक है ना। अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस करो, बुक लगाओ, कहीं से भी लगाओ, उड़ा के रख दो अब आप करंट डिवाइडर लॉ को। और एक बात और, वेबसाइट पे मैंने इसका फ्री ट्रायल के अंदर वहां पर टेस्ट रखा हुआ है, उसके अंदर भी कई सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो करंट डिवाइडर लॉ के होंगे। तो neetphysicsquota.com की वेबसाइट पे जाकर के भी आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। और नेक्स्ट जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आपको कौन सा वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है ना, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच।